मैडम जी के मार्गदर्शन में हमारी बेटी, हमारी बच्ची मनीषा उस सफलता को प्राप्त करेगी। इस सफलता को प्राप्त करने की ये आंखें तरस गई है, ये आंखें पथरा गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है, हम सबको पूर्ण विश्वास है। सर थोड़ा सा इस तरफ सर एक बार आप थोड़ा आगे आ जाइए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, चेयर पीछे कर, चेयर पीछे करिए सर, चेयर पीछे कर लीजिए आप लोग। थैंक यू। और सर देखिएगा सर, थैंक यू। डॉक्टर संजय ने एक कोतुल इंडिया करके एक एनजीओ एस्टैब्लिश करके उसका जन्मदिवस भी सेलिब्रेट कर दिया। मेरे जीवन में ऐसे बहुत ऑफिसर्स आए, ऐसे बहुत लोग आए जो सिर्फ बात ही करते रहते, और मुझे खुशी की बात है कि इन्होंने एक सपना देखा, उसे साकार करके आप लोगों के बीच में रख दिया। बहुत कम ऐसा होता है आज के डिजिटल वर्ल्ड में कि आप पहले कुछ कर दो और फिर उसे डिस्प्ले करो। लोग तो मार्केटिंग में इतने माहिर हो गए हैं कि पहले डिस्प्ले करते हैं, बाद में देखते हैं कुछ पैकेज में है भी। मैं डॉक्टर संजय को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, तहे दिल से और खुशी से। और जिस तरीके से अक्सर मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी कि मेरे पास कोई ऐसा मसाला या वो नहीं है कि मैं आपको कुछ देने के लिए आई थी, लेकिन मैं जो अपने अनुभव है सिर्फ वही शेयर करती हूँ। मेरी खुशी का कारण ये भी है कि एक डॉक्टर होके हेल्थ एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ हर कोई पैसा बना रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर में, ड्रग्स में, दवाइयों में, सर्जरी में, हॉस्पिटल बनाने में, मल्टी स्पेशलिटी में, कोविड में, वहाँ उस सब की तरफ आकर्षित ना होके डॉक्टर ने सपना देखा और एक एनजीओ बनाई जिसमें जो बच्चे सपने देख भी नहीं सकते उनको सपना देख के साकार होने तक नहीं। जिस ढंग से इन्होंने बैलेंस शीट दी है, ये पारदर्शिता उनके कैरेक्टर को भी दर्शाती है कि आपने कितना कितना छोटा छोटा लिया है। अक्सर लोग कहते हैं कि यज्ञ है आहुति डालो, कैसा यज्ञ कैसी आहुति, ये तो समुद्र है। और मुझे तो लगता है कि पीड़ित की भी पीड़ित, दलित की भी दलित जो है वो महिला है। महिला हमेशा से, आज ही देख लो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था बैठ के कि इतनी महिलाओं को मैं देख पा रही हूँ। जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो कोई महिला ही नहीं होती थी, सारे आदमी होते थे। सारे आदमियों के बीच में आप अपना पक्ष भी नहीं रख पाते थे। लेकिन मुझे संविधान और बाबा साहब से, क्योंकि मेरे फादर उस जमाने में जब हम पैदा नहीं हुए थे फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली से पढ़ के गए थे, उनका ये कहना था कि लॉ तो मुझे पढ़ना ही है अगर मुझे अपनी जाति के लोगों को बचाना है। तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। मैं अपना अनुभव एक यात्रा की तरह आपको बताती जाऊंगी। उन्होंने जब लॉ की तो उनके 4 भाई मजदूरी करते थे, ये भी करते, लेकिन ये पढ़ने में इतने अच्छे थे कि जिस स्कूल में जाते ऑनर बोर्ड में इनका नाम लिखा जाता था। नंगे पैर जाते थे और जोहड़ में पैर डाल लेते थे कि जूते नहीं होते थे, इतनी गर्मी होती थी। और एक अंग्रेज के नीचे बैठते थे कि साइड में कि मुझे शाम को पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ये जब उन्होंने हमें बताया तब तक हम 4 बहनें हो चुकी थी। तो देखा कि अपनी जाति के लोगों के पास क्लाइंट नहीं आते हैं। गर्मी हुई तो क्लाइंट नहीं, बारिश हो गई तो प्रोफेशन नहीं, सर्दी होगी तो प्रोफेशन नहीं। डिस्कशन करेंगे फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली से पढ़े हुए वकील से, लेकिन फीस देंगे ब्राह्मण को। तो जब उन्होंने ये सब चीजें देखी फिर भी वो अपना स्टैंड ले पाए। कैसे स्टैंड ले पाए? गांव के लोगों में अपनी बस्ती थी, बस्ती में कच्चे घर थे, कोई एक आधा पक्का घर था। किसी ऊंची जाति ने आया और वहां पे भूसा की मशीन लगा दी, फैक्ट्री लगा दी।
उस एरिया के सभी लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होने लगा। दमा तो सबको ही हो गया, लेकिन कोई हटा नहीं पाया। अब जब ये गए तो कानून जानते थे, उन्होंने कहा ये बाबा साहब ने संविधान दिया है और डिग्री दी है, ये सिर्फ आदमी औरत को ऊंचा उठाने के लिए नहीं दी है कि तुम पढ़ोगे और ऊंचे उठोगे, ये इसलिए भी कि आप अपने अधिकारों का प्रोटेक्शन कर पाओगे। सोचने वाला कौन था? हमें तो ये लगता था कंस्ट्रेंट है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी है, सोशल करके रखो, ट्रांसपोर्ट नहीं होता था शाम को। उन सब कंस्ट्रेंट्स के बाद मुझे अभी तक याद है कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर में ज्योग्राफी ऑनर्स के बाद इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन मिला, लेकिन 360 रुपए फीस रोहतक की थी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की 365 थी। तो मैंने कहा मैं 65 रुपए 365 दूनी पर जेएनयू में आऊंगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने वहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड को एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता था कि सब बराबर है, सब पढ़ सकते हैं, सब अपना न्याय की हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। वहाँ आने के बाद मैंने देखा कि ये तो एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। इस दुनिया में हम अगर पढ़ गए, पिताजी हमेशा ये कहते थे कि अगर एक शिक्षा बाबा साहब ने ऐसी दी है, ना इसकी कोई चोरी कर सकता है, ना इसको कोई कम कर सकता है, ना इससे आप छीन सकता है, तो आप सिर्फ इसके साथ चले जाओ, आगे चले जाओ। और जब भी मैं ये पूछती कि सब लोग कैसे शिक्षित हो जाएंगे, हम अपने समाज में आते हैं, हमेशा इन्हें रोते पीटते देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा मुझे कि हमारे समाज में शिक्षा का पहुंचना ऐसा है कि एक जंगल में क्रॉस करना। तो उन्होंने कहा जंगल में कभी भी आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि सारे जंगल में लाइट जलेगी। आप अपना टॉर्च, आप अपना लाइटें लेके रास्ता देखते जाइए और क्रॉस करते जाइए। और हमने वही क्रॉस किया। कभी कभी मैं बहुत सकारात्मक सोच की नारी हूँ, कभी भी नकारात्मक सोच में रखती ही नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक तो हम लेबल्ड दलित, ठीक है, बाबा साहब ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, हम इतने वर्षों से 74 ईयर से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अगर हम नकारात्मक होंगे तो हम कुछ पाने की बजाय जो मिल रहा है उसको भी खोएंगे। इस प्लेटफॉर्म से इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि किसी भी पल नकारात्मक नहीं होना है। एक ये ऐसी यात्रा है, हम डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। आज एक खुशी का मौका ये है कि हम शिक्षा के माहौल में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक बेस फाउंडेशन रखेगा। अगर मुझे बहुत सारे लोग, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बात करते हैं कि मैडम जॉब तो रह ही कहाँ गए, सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं, सब कुछ है, एमएसएमई ने, एंटरप्रेन्योर्स ने ले लिया, सब प्राइवेट सेक्टर हो गया, सब कॉर्पोरेटाइज हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है। इसे कोई झुठला नहीं सकता, ये सच्चाई है। आप सब कितने अंडर सेक्रेटरीज आए हैं जिनको सम्मानित किया गया है, ये सब भारत सरकार का हिस्सा है। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड की तरफ पहुँचता है तो ऐसे कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होता है। उसके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते कि अगर प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, लेकिन हम इतनी मजबूती से एजुकेशन तो ले सकते हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम सारे के सारे गवर्नमेंट के जॉब कैप्चर करेंगे, क्यों ना करें। जो 28 साल में अब हम जो अभियान चला रहे हैं, वो इतने जो 28 साल में बच्चे 26 साल में आते थे, वो 21 में क्यों ना आए, वो चीफ सेक्रेटरी क्यों ना बने, वो भारत सरकार के सेक्रेटरी क्यों ना बने। क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं जाओगे तो सरकार के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। और सरकार के बारे में हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं दलित हूँ, मैं महिला हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं ये दे सकती हूँ। नहीं, दीनहीन बन के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मजबूती से अपनी काबिलियत पे और शिक्षा के दम पे, जो कि दोनों बाबा साहब से मिली है, आप काबिलियत रखिए, शिक्षा पाइए और अपने सम्मान से जो भी कर सकते हैं करिए और सम्मान से ही प्राप्त कीजिए। मैंने ये देखा है कि हमें दूसरे समाज के लोग ना तो हमें कुछ दे सकते हैं, तो हमारा लेने का उनका तो हक ही नहीं है। वो लेंगे कब, जब हम देंगे। हमारे अंदर दीनहीन भावना कौन डालते हैं? वही डालते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस कौन खत्म करते हैं? हमारा मोटिवेशन कौन खत्म करते हैं?
संविधान के इतने संशोधन हुए, लेकिन समय इतना बलवान है कि एक आप केस स्टडी पढ़ना थोड़े दिनों में, आपने तो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही पढ़ा होगा, मैंने रोहतक में उन सभी लोगों से बात की, कहते हैं शिक्षा से अंधविश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन कभी आपने देखा, मैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ अपने समाज के लोग बाबाओं से, गुरुओं से जुड़े, कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई दुर्गा चालीसा, कोई ये चालीसा, वो चालीसा, लेकिन अपनी शिक्षा की किताबों को भी पढ़ते हैं। लेकिन वो जब डल गया है, समाज में डल गया है, तो हम उसे मतलब गंदे भाव से ना देख के धीरे धीरे हम अपनी शिक्षा को महत्व दें और उसे निकाल दें। कभी कभी कोई चीज बस्ते में आ जाती है ना, आप बस्ते में कुछ गलत किताब कॉपी ले जाते हो तो उसको निकाल दो कि ये हमारे अंदर घुस गया। उस वक्त घुसा जब हम शिक्षा में मजबूती से नहीं खड़े थे। अब हम शिक्षा में मजबूती से खड़े हैं तो इस अंधविश्वास को भी हटाएंगे। हमें हटाने की क्या जरूरत है? ये डिजिटल वर्ल्ड है। रोहतक में एक FIR हुई है, एक जाट लड़की ने FIR की है कि इस ब्राह्मण ने, इस पंडित ने मेरे 36 गुण मिला के मेरी कुंडली मिला दी कि तेरी शादी तो कामयाब होगी, और मेरी 6 महीने में टूट गई। इसको FIR करो, इसको जेल करो। उसी शाम हम लोगों ने बाबा साहब को नतमस्तक हुए, संविधान को हमने प्रणाम किया कि अगर ये नहीं होता हमें करने की क्या जरूरत है। हम तो सीधा अपना शिक्षा पे ध्यान दें, जंगल क्रॉस करते हुए लालटन लेके रास्ता बनाए और आगे बढ़े मजबूती से। चाहे प्राइवेट सेक्टर है, मल्टीनेशनल कंपनियां है, हमें एजुकेशन लेनी है और मजबूती से कर लेना। अगर हम इन लोगों के अंदर ही खुद ऐसी फूट डालेंगे, क्योंकि जिसका बेस नहीं होता ना वो चीज ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती है। और अंधविश्वास का कोई बेस नहीं होता है, कुंडली मिलाने का कोई महत्व नहीं होता है। अगर कुंडलियों से और इन हस्तरेखाओं के देखने से भाग्य बनता तो बाबा साहब का भाग्य कोई नहीं बना नहीं देता। आज बाबा साहब को मुख्यमंत्री बाकी सबको हटा के गांधी, नेहरू, टैगोर कहाँ चले गए? वो सिलेबस में थे, लेकिन आज बाबा साहब को लगा रहे हैं, आज शहीद भगत सिंह को लगा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने थोड़ी हम करवा पाए इनसे कि आप लगाओ, नहीं। आप सब लोग यूनाइट होते जा रहे हो। सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों ने ग्रुप बनाए हैं, डिजिटल वर्ल्ड में फेसबुक से कनेक्ट हुए हो, इंटरनेट पे ईमेल भेजते हैं, आपस में बात करते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री मीटिंग करते हैं। जब आप इकट्ठे हो रहे हैं तो हलचल दूसरी तरफ हो रही है। आप ये देखिए ना, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आप अपने को मजबूत करो, दूसरा आदमी आपके ऊपर चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। हमें उनको कमजोर करने की जरूरत ही नहीं, हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। हमें संविधान में वो मिल गया है जो हमारी अमानत है और अब कोई नहीं हटा सकता उसे। जब एक यूके जैसे कंट्री अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे सुप्रीम पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, तो हमारा तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस देश में जिसमें 1.38 करोड़ की आबादी जो है, उसमें से कितने लोग पढ़ सकते हैं, कितने नहीं पढ़ सकते, और जो पढ़ सकते हैं उन्होंने कानून कितना पढ़ा है। ये जो वकील बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम एम्पावर्ड हो गए। हमारी बेटी ने जब IAS लिखा 2017 में और वो निकल गई, कभी उसका मन था मैं मॉडलिंग करूं, कभी उसका मन था कि मुझे डेलॉयट ने उठाया है, मुझे इसरो ने उठाया, मैं वहां जाऊं। हमने उसे ये कहा, देखो ये सारा एक प्लेग्राउंड है। इस प्लेग्राउंड में जिसने अपना ध्येय देख लिया कि अगर तुम एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हो तो मैं कितना क्या कर सकती हूँ। मैं भी सरपंच के पास जमीन ढूंढूंगी, अंबेडकर भवन ढूंढूंगी, किताबें रखवाऊंगी, ये तो मैंने तो तुम भारत सरकार के पे बैठ के जो चाहे कर सकते हो। अगर ये करने की आस्था है तो आप आगे बढ़ो। सर्विस के दौरान वो सब कर दिया जिसको हमें किसी के सामने एक्सप्लोजिव और वल्नरेबल होके नहीं करना। जैसे सपोज करो मैं एक दलित महिला हूँ और मैं एक अधिकारी हूँ, तो सारे दलित भाई ये सोचेंगे कि ये तो मेरा ही सब कर दे। ऐसा संभव भी नहीं होता है। और अगर आप ये चाहें कि ये मिस्टर पांडा है, ये मिश्रा है, ये ब्राह्मण है, ये गुप्ता है, ये सबका कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो भी लिमिट में करते हैं।
और जिसके लिए आप कर रहे हो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, उसके साथ बुरा होने का ज्यादा चांस रहता है। तो हम होशियारी से ये यात्रा करनी है। मैं 97 में, मुझे डॉक्टर संजय याद आ रहे, 97 में मैं फरीदाबाद टेलीकॉम में पोस्टिंग थी और करनाल में। उस वक्त मैं जब ट्रैवल करती थी तो मैं ये तो देख ही चुकी थी कि दलित बस्तियां एकदम अलग होती हैं गांव से, जहाँ आप लोगों ने पता नहीं देखे कि जहाँ जानवरों के मेले लगते हैं, आपने देखे होंगे ना, जानवरों के मेले लगते हैं, वहाँ बस्तियाँ होती हैं, वहाँ लोग सारा गोबर डाल जाते हैं, ऐसी बस्ती होती थी। और जब मैं ट्रैवल करती थी गाड़ी में तो मैं ये देखती थी कि यहाँ पे शराब का ठेका है, पान बीड़ी की दुकान है, धीरे धीरे लेटली पार्लर की दुकान खुली, परचूनी की दुकान खुली, स्कूल जर्जर है, स्वास्थ्य केंद्र तो ना के बराबर ही था। मैंने देखा किसी भी गांव में लाइब्रेरी नहीं, 97 का। तो हम लोगों ने सबने, जैसे आज इन्होंने एक शुरुआत की, इसी तरीके से हम लोगों ने प्रेरणा करके एक संस्था बनाई और गांव-गांव लाइब्रेरी खुलवाना शुरू किया। तो जो हमारे जो बुजुर्ग थे, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये देखा, चलो मैंने सरपंच से कमरा ले लिया, किताबें रखवा दी, न्यूज़पेपर लगा दिया, क्या कोई पढ़ने वाला है, कोई आते हैं। तो एक दिन मैं जाते हुए मैंने 2 विजिट की तो मैंने देखा सुबह पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून उस तरफ बहुत आता है। तो बुजुर्गों के लिए वो पढ़ नहीं सकते थे, पर जो स्कूली बच्चे थे वो स्कूल में जाने से पहले तैयार होके आ जाते थे और वो हिंदी का पेपर उन बुजुर्गों के लिए पढ़ते थे। वो 1 घंटे तक ये इंतजार करते थे, चाहे उसमें जो भी खबर हो, वो ये बुजुर्ग इंतजार करते थे। तो जो ये ट्रांजिशन फेज है ना, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो हमारे संस्कार है, मोरल वैल्यूज है, हम किताबों से बड़ी मोरल वैल्यूज पढ़ सकते हैं। मोरल वैल्यूज तो हम आपस में एक दूसरे से ले सकते हैं और किताबों से कितना मोटिवेटेड रह सकते हो। मोटिवेशन ये होता है कि आज किसी ने NGO शुरू की है, आज किसी ने कोचिंग सेंटर शुरू किया है, आज किसी ने सिलाई सेंटर शुरू किया है। तो इनसे पूरा समाज एकजुट होके एम्पावर्ड होता है। ये एम्पावर्ड हम और आप नहीं हो सकते थे अगर संविधान में बाबा साहब ने प्रोविजन नहीं किया होता। एक नारी को जब कहते हैं ना कि अगर एक आदमी को एजुकेट करो तो सिंगल आदमी को, लड़की को एजुकेट करो तो वो अपने मायके में है, ससुराल में है और समाज में है, वो 3 जगह कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा है 74 साल के बाद भी औरतों का कितना रिप्रेजेंटेशन है और दलित महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है। एक तरफ मैं देखती हूँ तो मुझे डार्क पिक्चर दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं पिक्चर देखती हूँ 21-22 साल की लड़कियां हमारी IAS में आ रही है, IPS में आ रही है, रेवेन्यू सर्विसेज में आ रही है और वो जहाँ भी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। हमारे जितने भी ऑफिसर हैं जहाँ भी हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं एक तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ना तो प्राइवेट सेक्टर से थ्रेटन हो, ना मल्टीनेशनल कंपनी से थ्रेटन हो। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज्यादा, इवन मैं डॉक्टर संजय को ये कहूँगी, जब ये सारे अंडर सेक्रेटरीज मिले हुए हैं, मतलब संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके मंत्रालयों में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, UPSC में कहाँ क्या पोजीशन निकल रही है, वो NGO के जरिए डिस्प्ले कर सकते हैं सभी को, ताकि एक ऐसा WhatsApp ग्रुप बने, ऐसा Facebook चैप्टर बने कि सभी को पता चल जाए कि क्या क्या वैकेंसीज निकल रही है। क्योंकि किस एजुकेशन के लिए आपकी कहाँ कंपैटिबिलिटी होती है, आप किस एजुकेशन से कहाँ क्या फायदा ले सकते हो, तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। हमें कोई PhD तक डिग्री हासिल करने की कोई जरूरत नहीं जब जॉब ही नहीं कर सकते। कम से कम मिनिमम एजुकेशन से हम मैक्सिमम जॉब की तरफ जाएं और अपने समाज को जोड़ने का काम करें। सोशल मीडिया ने एक अद्भुत काम किया है। अगर बाबा साहब उस वक्त थे और आज होते तो वो क्या करते, आज होते तो क्या वो डिजिटल इंडिया को नहीं सपोर्ट करते? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, मेल से हम इतना कनेक्ट हुए। अगर ये सब नहीं होते डिजिटल वर्ल्ड तो आज हम कैसे कनेक्ट हो सकते? एक व्हाट्सएप पे सबको मैसेज मिला और सब पहुंच गए। तो बाबा साहब आज होते तो जरूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते, मशीन लर्निंग की बात करते, क्योंकि हमारा एक तबका ऐसा है
कर रहा है जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और एक वैक्यूम है जहाँ दूसरे जगत के समाज के लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुँच गए। हमारे लोग तो वहाँ जा ही नहीं पाते हैं। तो क्यों ना हम इन बच्चों को जिनको 21 में निकाल रहे हैं, 22 में निकाल रहे हैं, उन लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म भी तैयार करें कि वो उस ग्रे एरिया की तरफ भी जाए, वहाँ भी हमारे लोग। इतना गैप होने के बाद तो कोई चीज खिलती है, भावना नहीं जुड़ती तो फिर सूखा हो जाता है। तो मैं आपके साथ हूँ, किसी भी मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा थैंक यू। Now I'm calling Dr. Sanjay Kumar, the President of Association Auto India के बारे में। बस 7 बोल दिएगा। वेट कर रहा हूँ जल्दी को मैं भी लाइट जला रहा था। कोचिंग के सभी पदाधिकारी प्लीज आए टेस्ट पर। थैंक यू। एक बार गुड इंडिया के सभी पदाधिकारी। हाँ जी, रुकवा के चलना, रुकवा लेना। आप कोई बात फोटो सामने वेट।